Everyone, this is Shreyansh. This is lesson number 2 of units and measurement. हमने लास्ट लेक्चर में फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, ये सब स्टडी करा था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डायमेंशंस एंड देयर फॉर्मूलाज. मतलब डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज. अब डायमेंशंस क्या होते हैं, इसमें एक छोटा सा लाइन लिखें. द पावर्स टू विच द powers to which fundamental quantities must be raised in order to express a physical quantity is called dimensions. क्या होते हैं डायमेंशंस? हमने देखा है कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और ये भी बोला है कि दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है अपार्ट फ्रॉम दिस 7 क्वांटिटीज, वो सब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है. जैसे कि आप बोलते हैं वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो ये डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम दूसरा क्या है, अगेन क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी. तो बहुत सारी ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनी है. ठीक है, तो अगर मुझे उस क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करना है तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर्स में आ जाएगी. जैसे कि बात करें पावर्स में क्यों आ जाएगी, जैसे अभी तो आपने बोला वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो दोनों में एक एक ही है. डिस्प्लेसमेंट लेंथ वाला एलिमेंट भी एक ही, टाइम वाला एलिमेंट भी एक ही. सपोज बात करें हम एरिया का. एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. रेक्टेंगल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया. मतलब यहाँ पे लेंथ वाले एलिमेंट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, लेंथ का स्क्वायर है. फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ का स्क्वायर है. ठीक है, तो अब डायमेंशनल फॉर्मूलाज को लिखने का भी एक स्पेशल तरीका होता है. क्या तरीका होता है? दे आर ऑलवेज रिटन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट. तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज आर रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट with a definite order. ऑर्डर भी जो होगा पहले से ही यूनिवर्सली डिफाइंड है. ऑर्डर भी जो है वो यूनिवर्सली डिफाइंड है. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है. सबसे पहला क्या लिखा जाएगा? मास लिखा जाएगा. सबसे पहला मास लिखा जाएगा. मास का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है कैपिटल एम. दूसरा जो लिखा जाएगा, अगर इसमें ही कोई ऐसी क्वांटिटी है जो जिसमें मास और लेंथ वाले टर्म दोनों आ रहे हैं, तो मास के बाद लेंथ लिखाया जाएगा. मास m लिख देंगे, फिर l लिख देंगे. ठीक है, मास के बाद लेंथ होगा, लेंथ के बाद टाइम होगा. टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से इन द स्क्वायर ब्रैकेट. फिर नेक्स्ट जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक करंट. इसके बाद जो आएगा वो कौन आएगा? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को डायमेंशंस फॉर्मूले में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेम्परेचर को
थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार कुछ बुक्स में आपको ए की जगह कैपिटल आई भी दिख जाएगा फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। कई बार टेम्परेचर थीटा की जगह आपको कैपिटल के भी दिख जाएगा। मेजॉरिटी में हम क्या यूज करते हैं इन दोनों के लिए, ये ए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए और हमारे टेम्परेचर के लिए थीटा हम लोग यूज करते हैं ना। कैसे लिखा जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एक क्वांटिटी लेते हैं और फिर उसके लिए हम जनरल रूल्स डिफाइन करेंगे। सपोज कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी बताएं, फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए फोर्स, और कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं फोर्स लेना है, पर हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी बेसिक फोर्स। फोर्स सबने सुना है, फोर्स का फॉर्मूला भी सबको पता है। फोर्स का फॉर्मूला भी सबको पता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्स। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मुझे फोर्स का डायमेंशन लिखना है, फोर्स का डायमेंशन लिखना है, मतलब इसमें कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट होगी वो पता लगाना है। तो क्या करें, फॉर्मूला लिखा आपने, अब इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही है उसको एज इट इज, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है उसको तोड़ेंगे हम किसमें, जब तक वो फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आ जाते। तो फोर्स मास एज इट इज, वेलोसिटी को आप बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, या फिर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस u बाय t। फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन से बोल सकते हैं, u आप जीरो बोल रहे हो तो v बाय t बोल रहा हूं मैं। सेकेंडली f, मास और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी हो गए, पर वेलोसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी को फिर तोड़ा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट जो कि लेंथ होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम और टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी। अब क्या करा है हमने, सबके डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं। तो मास का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल एम, लेंथ का कैपिटल डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल एल, टाइम ये टी स्क्वायर हो गया, टाइम का जो हो जाएगा वो टी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो पावर नीचे थी उसको ऊपर लिख के साथ में कुछ ऐसा लिखा जाएगा। एक बात वापस से नोटिस कर लीजिएगा, हमेशा पहले मास वाला टर्म आएगा, फिर लेंथ वाला टर्म आएगा, फिर टेम्परेचर वाला आएगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट वाला आएगा अगर अवेलेबल है तो, और फिर उसके बाद आएगा हमारा टेम्परेचर वाला। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बाद टेम्परेचर वाला ना, तो ऐसा कुछ लिखा जाता है। अब इसके मैजिकल रूल्स क्या हो गए, हमें क्या करना है, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी, कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी अगर हमें दे दिया गया है तो रूल्स क्या हो जाएंगे, हमारा क्या अप्रोच होगा। तो वर्किंग रूल्स लिख लेना, वर्किंग रूल्स कमाल की चीजें। सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले आपसे क्या बोला था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो, तो आपने क्या लिख दिया, फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स का सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया। तो राइट एनी रेलेवेंट फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी। पहला कोई भी एक फॉर्मूला लिख दें
अब फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करा था आपने, ब्रेक ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी इनटू टाइम पीछे लिया, फिर वेलोसिटी एक अगेन डिराइव्ड क्वांटिटी थी, तो उसको फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज इन फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर क्या करा आपने, राइट द, या क्या बोल दोगे, डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया आपने। तो राइट द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है ना, डायमेंशनल जो फॉर्मूला था इंडिविजुअल क्वांटिटीज का वो लिख दो और सॉल्व। तो ये वर्किंग रूल से ये हमें ध्यान रखने हैं, मैजिकल रूल व्हाटएवर यू कैन कॉल दिस, ये रूल्स हमें याद रखना है। कोई भी फंडामेंटल कोई भी क्वांटिटी है, क्या करना है उसका, सबसे पहले उसका एक फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला लिखने के बाद उस फॉर्मूले में जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको किसमें तोड़ दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ दो। थर्ड और लास्ट वाला पॉइंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज टूटने के बाद उनका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन और सॉल्व। तो ये करा हमने सॉल्व। अब कोई भी एक रैंडम, कोई भी बहुत सारी क्वांटिटी से ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप बोलते हैं फोर्स लिया है हम लोगों ने, नेक्स्ट हम लोग इसका डिफाइन कर लेते हैं, वर्क डन के लिए डिफाइन कर लेते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी और हम एक और पढ़ने वाले हैं, जब हम हमारा चैप्टर पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर, वहां पर हम बोलेंगे एफ डॉट डी एस। अभी सिर्फ जनरल बोल रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इज माय वर्क डन। वर्क डन, ठीक है ना। यहां पर ds जो है हमारा, ये s तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी की लेंथ है, फोर्स। अब यहां पर दो तरीके हैं, अगर आप किसी का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जानते हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप प्लेस करके फिर वो उसका डायमेंशनल फाइनल वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, और नहीं तो फोर्स का कोई भी बेसिक फॉर्मूला लिखें। तो फोर्स को तोड़े, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये m इंटू एस हो गया एज इट इज। एक्सेलरेशन को लिखा v बाय टी, m s बाय टी इंटू v को फिर लिख दिया आपने s बाय टी। यहां से मुझे नजर आ रहा है ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी में टूट गए, सबका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, m का कैपिटल M, मास का l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर 2 m l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2। वही करा है क्या, रिलेवेंट फॉर्मूला लिखा, डिराइव्ड क्वांटिटीज को किस में तोड़ते गए, फोर्स था, फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इधर आ गया, ये फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन को लिख दिया वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम को फिर इधर लिया, फिर वेलोसिटी को लिख दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर पूछते बोलते में सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज तक पहुंच गया, फिर सबका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन लिखा और उसे डेफिनेट फॉर्म या फिर सॉल्व करके लिख दिया है। वर्क डन हो गया। नेक्स्ट किसी भी और टर्म का, जैसे बोल रहे हैं एनर्जी ले लो, एनर्जी। अब दुनिया में जो भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय मी, वर्क डन बाय अर्थ, व्हाटएवर,
किसी भी वर्क डन का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ml²T⁻²⁻²। दुनिया में जो भी फोर्स होगा, न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उन सब फोर्स का डायमेंशन, ये जो मैंने डिफाइन करा था अभी फोर्स का डायमेंशन वही होगा। तो दुनिया में जो भी एनर्जी होगी उन सब का डायमेंशन सेम होगा, वॉटेवर। अब कोई सी भी एनर्जी ले लो आप, पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, हीटिंग इफेक्ट वाली एनर्जी ले सकते हो, जहां जो मर्जी आए वो एनर्जी ले लो। तो अभी तुम्हें सबसे बेसिक सा वाला फॉर्मूला ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ mv²। अब क्या करें, डायमेंशनल फॉर्मूले में इन कांस्टेंट्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इन कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमें इनको नहीं लिखना है। मास एज इट इज लिखा, वेलोसिटी का क्या बोल सकते हो आप, s/t मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर, ऐसा लिख लो। अब किस में हो गए ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गए हैं। मास का डायमेंशन लिख दिया आपने कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट का L², टाइम का लिख दिया T², जैसा कि आप देख रहे हो। This is the dimension for work done also. This is the dimension for work done also. तो फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हो सकती हैं, वर्क और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, हो सकती हैं, मतलब वर्क और एनर्जी क्या है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, पर उनके डायमेंशंस सिमिलर हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सिमिलर है पर वो कुछ अलग अलग होती है। नेक्स्ट अगर हम डिफाइन करना चाहें, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जो डायमेंशन लेस होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ बाय लेंथ। प्लेन एंगल क्या होता है, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मतलब डायमेंशनल क्वांटिटी होती है। एक और लास्ट डायमेंशनल फॉर्मूला कर लेते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Find the dimensional formula for gravitational constant, that is capital G। ठीक है, तो कैपिटल G का डायमेंशन निकालना है। बहुत बार पूछ ले जाता है, पता नहीं इससे इस क्वेश्चन से क्या लगाव है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको कौन सा फॉर्मूला पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है, दैट इज F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे मैंने क्या करा, रिलेवेंट फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको मैंने तोड़ दिया, किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो G इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ से, F r² अपॉन m1 m2। तो ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी, मुझे F को ही तोड़ना है। अब F को बहुत बार तोड़ चुका हूं, एक का डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मुझे डायरेक्ट आता है, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं। और नहीं आता है तो ये रहा है इसके वर्किंग रूल्स। फोर्स को लिखो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को लिखो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को लिखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट L² की डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन m1 m2 दैट इज m का स्क्वायर, तो G इज इक्वल्स टू m स्क्वायर, नीचे बचा एक m, L इंटू L स्क्वायर दैट इज L क्यूब। नेक्स्ट T रेज़ टू द पावर -2, क्या लिख सकते हैं हम इसे,
m इनवर्स L3 t raised to the power -2, m inverse L raised to the power 3 t raised to the power -2. नाउ अगेन ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मास का डायमेंशन इनवर्स में आता है। मास का डायमेंशन इनवर्स मतलब -1 आता है, नेगेटिव आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे डायमेंशनल से जुड़े हुए और कुछ जनरल पॉइंट्स। हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ये क्या होता है इसे समझे ध्यान से। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, देयर आर 2 horses प्लस 3 donkeys, है ना, 2 घोड़े हैं और 3 गधे हैं। इनका आपने क्या कर दिया है, एडिशन कर दिया है, तो क्या मिलेगा आपको 5 horses। क्या ये सही है, या फिर 5 donkeys? दोनों गलत है। हम इसे ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, हॉर्स एक अलग है, मतलब घोड़ा कुछ अलग चीज है, गधा कुछ अलग चीज है ना। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी भी यही कहता है। डायमेंशनल होमोजेनिटी ये कहता है कि आप जब घोड़े को घोड़े से जोड़ोगे तो घोड़ा मिलेगा। 2 घोड़े प्लस 3 घोड़े इक्वल्स टू 5 घोड़े, 2 गधे प्लस 3 गधे इक्वल्स टू 5 गधे। तो सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड करोगे तो ही आपको कुछ एक डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा। विच मीन्स आपने क्या करा, 2 horses प्लस 3 horses इक्वल्स टू 5 horses। ये आप इजीली बोल सकते हो, है ना। 2 घोड़े प्लस 3 घोड़े, उसका रिजल्टेंट भी मुझे क्या मिलेगा, घोड़े मिलेंगे। सिमिलरली आप ऐसा भी बोल सकते हो, 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम विल गिव मी 5 किलोग्राम। तो मैं सिमिलर डायमेंशन वाले को ही ऐड कर सकता हूं। 2 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल्स टू 5 मीटर। मास को मास से जोड़ोगे तो मास मिलेगा, मास को मास से जोड़ोगे तो मास मिलेगा। लेंथ को लेंथ से जोड़ोगे तो लेंथ मिलेगा। दिस इज माय स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, ये होता है हमारा डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो अगर मैं कोई क्वांटिटी बोल रहा हूं, सपोज मेरा x जो है वो है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट, t है मेरा टाइम, और v बोल देता हूं वेलोसिटी। v क्या है मेरा वेलोसिटी। और मैं ऐसा बोल रहा हूं x इक्वल्स टू at प्लस c बाय d प्लस v, है ना। ये सब क्या है मेरे, कैपिटल A कैपिटल P। हाँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूं कि x डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू at प्लस b बाय c प्लस v। यू हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ, a का डायमेंशन निकालना है, b का डायमेंशन निकालना है, वो c का डायमेंशन निकालना है। कैसे करें इसको, हमें इतना समझ में आ गया है
कि मैं सिमिलर क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकता हूं, जिनके डायमेंशन सिमिलर होंगे उसी में उन्हें ही मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ध्यान देना यहां पर क्या है, ये लेंथ मिला है मुझे रिजल्टेंट, तो लेंथ को लेंथ से जोड़ूंगा तो लेंथ मिलेगा, लेंथ को लेंथ से जोड़ूंगा तो लेंथ मिलेगा। तो इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर होगा। चेक करते हैं इसे। तो if I have to find the dimension of this thing 80, x का डायमेंशन क्या है, ये रहा लेंथ, 80 का डायमेंशन भी क्या होगा, लेंथ के बराबर होगा। Therefore a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l by t के बराबर हो जाएगा। दैट इज a इज माय lt इनवर्स, lt इनवर्स। a का डायमेंशन मिल गया। अब मुझे डायमेंशन निकालना है b का और c का। जब मैं थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं तो c प्लस v कर रहा है, मैं v बोल चुका हूं क्या है, वेलोसिटी, which means c का डायमेंशन भी किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। तो c का डायमेंशन इज इक्वल टू वेलोसिटी का डायमेंशन, दैट इज lt इनवर्स, है ना। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा लेंथ अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज lt इनवर्स। अब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन, अब ये नीचे वाला तो lt इनवर्स हो गया है, मुझे b का डायमेंशन निकालना है। तो c का डायमेंशन निकाल चुका हूं, a का भी निकाल चुका हूं, अब b का डायमेंशन निकालना है। तो मुझे पता चल गया है कि b अपॉन वेलोसिटी, है ना, या फिर lt इनवर्स लिख दो डायरेक्ट, इज इक्वल्स टू x का डायमेंशन दैट इज l, इज इक्वल्स टू x का डायमेंशन दैट इज l। तो b का डायमेंशन क्या मिल रहा है आपको, lt इनवर्स मल्टीप्लाई बाय l, दैट इज l स्क्वायर t माइनस 1। a का डायमेंशन भी निकल गया, b का डायमेंशन भी निकल गया और c का डायमेंशन भी निकल गया। ठीक है, अब इसी का एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं जो कॉमनली पूछा जाता है, दैट इज गिवन, वो जो पूछा जाता है ऑन द वैन डर वाल्स केस इक्वेशन। क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। P प्लस a बाय v स्क्वायर v माइनस p इक्वल्स टू RT, ऐसा इक्वेशन दे दिया जाता है आपको और आपसे बोल दिया जाता है कि फाइंड आउट द कंबाइंड डायमेंशन ऑफ AB। AB का कंबाइंड डायमेंशन क्या होगा, कैसे करें अब इसको, अगेन वही डायमेंशनल अप्रोच लेना है। क्या, घोड़े को घोड़े से जोड़ेंगे तो घोड़ा मिलेगा, मतलब इन दोनों का डायमेंशन कैसा होगा, सिमिलर होगा। इन दोनों का डायमेंशन कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो P और a बाय v स्क्वायर का डायमेंशन यहाँ पे आप इंग्लिश में मेंशन कर देना, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। ठीक है, तो P इक्वल्स टू a बाय v स्क्वायर, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा यहाँ से, P v स्क्वायर के बराबर। P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, P है प्रेशर, V है वॉल्यूम। प्रेशर का डायमेंशन दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो जाएगा L क्यूब। फोर्स का डायमेंशन आपको ऑलरेडी पता है, mlt माइनस 2 L क्यूब डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, L रेज़ टू द पावर 1 बचा और L रेज़ टू पावर 1 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो L स्क्वायर हो गया। तो A का जो डायमेंशन है वो दिख रहा है मुझे ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर माइनस 2, ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर माइनस 2। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट B। B का डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम के डायमेंशन के बराबर होगा।
तो v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू b का डायमेंशन, विच देयरफॉर b इज इक्वल्स टू l क्यूब। कंबाइंड डायमेंशन निकालना है तो ab का, कंबाइंड डायमेंशन निकालना है ab का, तो a का निकाल चुका हूं, ये रहा, कहां रहा, वो रहा, ऊपर लिखा है ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर माइनस 2 इनटू l क्यूब। AB का जो कंबाइंड डायमेंशन है वो ये ml रेज़ टू द पावर 5 t रेज़ टू द पावर माइनस 2। आसान सी बात है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का ही एडिशन होता है, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का ही एडिशन होता है। नेक्स्ट, और कहां यूज होता है डायमेंशनल अप्रोच? It is used to convert a physical quantity from one system to another, to convert a physical quantity, किसी भी एक सिस्टम से मुझे दूसरे सिस्टम में बदलना है, ऑलरेडी पहले कर चुका हूं, from one system to another, one system to another। ठीक, कैसे? आप जानते हो जब हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, nu इक्वल्स टू कांस्टेंट टू n1, u1 इक्वल्स टू n2, u2, हाँ है ना। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में जनरली तीन तरह के डायमेंशन होते हैं, मतलब जनरली मास, लेंथ और टाइम का। यहां से क्या बोल सकते हो आप, n1 एज इट इज, u1 का आप बोल सकते हो m रेज़ टू द पावर a, l रेज़ टू द पावर यूनिट, l रेज़ टू द पावर b, t रेज़ टू द पावर c। वैसे ही यहां पर भी जो पावर्स होंगे यूनिट्स के वो सिमिलर होंगे, है ना। कन्वर्ट कर देंगे तो फंडामेंटल की पावर चेंज नहीं होती है। तो ut को भी आप क्या बोल सकते हैं, m1 l1 t1, इसको मैं बोल रहा हूं m2 टू द पावर a, l2 टू द पावर b, t2 टू द पावर c। यहां से आप n1 इज इक्वल्स टू, या फिर n2 इक्वल्स टू, n2 के फॉर्म में बोला जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 बाय m2 टू द पावर a, l1 बाय l2 टू द पावर b, t1 बाय t2 टू द पावर c। अब इसको कन्वर्जन के लिए कैसे यूज किया जाता है, सपोज मैं बोल रहा हूं 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू अदर, न्यूटन को बदलना है आपको डायन में। डायन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बदलना है इसको, तो क्या करें, वन डायन इक्वल्स टू n2 equals to numerical value as it is, ये n1 as it is। m1 आपको बदलना है, किसी से किसी में बदलना कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सपोज बदल रहा हूँ डायन में, बदल
रहा हूं, तो ऊपर में लिख रहा हूं किलोग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम टू द पावर 8, और मास का कितना पावर है यहां पर, सिर्फ एक ही पावर है। देन उसके बाद L1 दैट इज मीटर अपॉन सेंटीमीटर टू द पावर 2, देन सेकंड अपॉन सेकंड टू द पावर -2, N2 इक्वल्स टू N1, N2 इक्वल्स टू N1, न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज कुछ भी हो सकती है। किलोग्राम को मैं बोल सकता हूं, यहां से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ बचेगा। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, मीटर को आप 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो, वो कैंसिल आउट हुआ। यहां पे बचा 10⁻², और वो सेकंड पूरा बचा 1 किलोग्राम। अच्छा, ये मीटर वाला का पावर 1 ही है, ठीक है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया कि N2 is equals to N1 into 10⁵, which means N2 कौन था हमारा, N2 कौन था, न्यूटन। यहां से आप ऐसा बोल सकते हो 1 न्यूटन is equals to 10⁵, ये रिलेशन भी एस्टैब्लिश होके आ जाता है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पर आपको ये रिलेशन पता है ना, न्यूटन से डायन में कन्वर्जन करते हैं तो ऐसा भी आ जाता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। पूरी डायमेंशन की पावर सिमिलर होती है, दोनों जगह डायमेंशन की पावर जो होती है सिमिलर होती है। चलिए, और का काम आ रहा है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। डायमेंशनल करेक्टनेस कैसे चेक करता है, सपोज कोई भी गिवन फॉर्मूला दिया हुआ होगा, है ना। सपोज ये रहा है कोई फॉर्मूला 2t cos थीटा, 2t cos थीटा ऑन r रो g, ठीक है। सपोज ये कोई फॉर्मूला दे रखा है, तो ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ये कैसे डिफाइन करेंगे। चलो इसके पहले ये करते हैं, इसके पहले फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। ये फॉर्मूला करेक्ट है या गलत है, ये कैसे डिफाइन करेंगे, हमें पता है ये सही है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mnt-2। अब अगर LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन से बराबर हो गया तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये मास का डायमेंशन क्या होता है, L होता है, m होता है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, LT⁻² होता है। जैसा कि आप देख रहे हो LHS का डायमेंशन इज इक्वल्स टू RHS का डायमेंशन, मतलब दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमें यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगानी है, यहाँ पर भी सेम अप्रोच लगानी है। तो LHS लिया सबसे पहले क्या लिया, LHS लिया। तो LHS क्या है, ये H। यहाँ पर भी क्या बोल रहा हूँ, पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे जो दे रखे हैं डिफाइन कर देता हूँ। H हाइट ऑफ द कैपिलरी है, हाइट एक हाइट है, सिंपल हाइट ऑफ कैपिलरी। T जो है सरफेस टेंशन है, T है सरफेस टेंशन है। क्या है क्यों है वो बाद में देखेंगे। R रेडियस है, रो डेंसिटी है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये आपको बोल दिया है और आपको चेक करना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले LHS लिया। LHS क्या है, एक तरह की हाइट है। हाइट मतलब लेंथ वाला डायमेंशन है,
तो LHS का जो डायमेंशन है वो L है। अब लिया RHS, राइट हैंड साइड पर आ गए हम। तो 2 पहले तो क्या आ रहा है 2 में, मतलब ये जो 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेट्स टॉक अबाउट T क्या होता है? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो T का जो डायमेंशन है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, वो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन इज mlt-2, ये हो जाएगा mt-2। हाँ या ना? तो T का डायमेंशन लिख लिया R, अगेन एक लेंथ है। cos थीटा क्या होता है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है दैट इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस को भी लेंथ में मेजर करते हैं, हाइपोटेनियस को भी लेंथ में मेजर करते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट जस्ट cos, sin, cos, tan, sec, cosec, cot, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, प्लेन एंगल जैसे बिहेव करते हैं ना। तो cos थीटा का डायमेंशन इज 0, m0, l0, t0। cos थीटा केवल लिख लिया। अब कौन बचा? रो क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन इज कैपिटल M, वॉल्यूम का डायमेंशन इज L3। तो ये ml⁻³ लिख रहा हूं कंबाइन। अब कौन है? G का डायमेंशन क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? LT-2 है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है LT-2। अब इन सब के डायमेंशन को एक साथ रख देता हूं। एक साथ रखने पर मुझे क्या मिल रहा है? देखना, mt-2 डिवाइडेड बाय R, ये रहा L। देन cos थीटा का डायमेंशन कोई जरूरत नहीं, डेंसिटी का रखना है, ml⁻³ G का डायमेंशन LT-2 तो m से m एलिमिनेट हुआ, m से m एलिमिनेट हुआ, t-2 से t-2 भी हो गया। अब L बच रहे हैं तो l⁻³ और L², तो l⁻⁻1 नीचे बचा, ऊपर जाके जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? L मिल रहा है। तो ये हो गया RHS का डायमेंशन। यहाँ से आप बोल दोगे LHS का डायमेंशन इस RHS का डायमेंशन, which means this formula is dimensionally correct। This formula is dimensionally correct। तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला आपको दे दिया जाए तो आप उसका क्या कर सकते हो? डायमेंशन इक्वेट कर सकते हो, डायमेंशनल करेक्टनेस देख सकते हो। तो LHS RHS का अलग अलग डायमेंशन निकाल दो। तो अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तभी वो फॉर्मूला एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फॉर ए फॉर्मूला टू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए? डायमेंशनली एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, अब डायमेंशनल, ये तो फॉर्मूला का चेक करा। एक और तरीके से काम आता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, टू डिराइव द फॉर्मूला। क्या बोल सकते हो आप? ये फॉर्मूला को डिराइव करने में भी काम आता है। कैसे? ध्यान दें कैसे टू डिराइव द फॉर्मूला, किसके लिए काम आ रहा है? डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करने के भी काम आ रहा है। तो
सपोज मैं बोल रहा हूं कि कोई एनर्जी है, वो डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है? मास पे डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रही है, और हाइट फ्रॉम द सरफेस से पर भी डिपेंड कर रही है। इन तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। कितनी पावर्स पे कर रही है, कैसे कर रही है, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करा गया है, तो हम क्या बोल देंगे? इज प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर a, g टू द पावर p एंड h टू द पावर c, ऐसा बोल दिया अलग अलग। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? एक कांस्टेंट लगा दिया, और वो कांस्टेंट कैसा है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कैसा है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। अब ये क्या बन गया? एक इक्वालिटी बन गई। अगर ये फॉर इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है तो दोनों के एलएचएस और आरएचएस के डायमेंशन बराबर होने चाहिए। तो E का डायमेंशन मतलब LHS का डायमेंशन, इट इज एन एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया था हमने, डायमेंशन निकाला था, दैट इज m l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2। एनर्जी का डायमेंशन ये रहा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर से निकाल सकते हैं। कोई भी एनर्जी हो सकती है, तो m l स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2। आरएचएस का डायमेंशन निकालना है। आरएचएस में कौन आ रहा है? मास आ रहा है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल M। जी का डायमेंशन क्या होता है? LT-2। H का डायमेंशन क्या है? एक तरह के लेंथ है ना। सबको साथ में रख देता हूं, सब दोनों वैल्यूज, ml स्क्वायर t रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू k, है ना, इक्वल्स टू k m टू द पावर a, m टू द पावर a lt रेज़ टू द पावर -2 का पावर b, है ना, lt-2 का पावर b, और थर्ड हमारा h का पावर c। अब मुझे क्या करना है? इन ए बी सी कितनी पावर्स पर डिपेंड कर रहा है वो निकालना है, वो निकालना है। एच की जगह क्या लिख देंगे? एल लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं, एम एल स्क्वायर टी रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू के। मास वाले को सबको एक साथ कर लिया, लेंथ वाले को सबको एक साथ कर लिया। लेंथ क्या है? L टू द पावर B प्लस C। यहाँ पे भी A का पावर B, यहाँ पर A का पावर C, तो L टू द पावर B प्लस C T रेज़ टू द पावर -2B। अब क्या कर रहे हैं? कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयरिंग द powers of m l and t। mlt का पावर्स कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर m का पावर कितना है? 1, यहां पर m का पावर कितना है? a, therefore a is equals to 1। a की वैल्यू मुझे मिल गई। b, अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? L का पावर यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? B प्लस C, तो B प्लस C इज इक्वल्स टू 2। T का पावर यहाँ पर कितना है? -2, वहां पर T का पावर कितना है? -2B, तो -2B इक्वल्स टू -2। यहां से A का वैल्यू मिल गया मुझे 1, B का वैल्यू भी मिल गया मुझे जो नजर आ रहा है 1। अब B का वैल्यू जब मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो B इक्वल्स टू 1, तो 1 उधर गया, तो C भी मुझे क्या मिला? 1 मिला। C भी मुझे क्या मिला?
1 मिला तो ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1। इस रिलेशन में पुट कर देता हूं, ये वाले रिलेशन में। तो इस रिलेशन में पुट करने के बाद E इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ m टू द पावर 1, g टू द पावर 1 एंड h टू द पावर 1। अब E इक्वल्स टू mgh, मतलब एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे k को हटा दिया जाता है, k कांस्टेंट होता है, कुछ वैल्यू आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। जैसे कि आप जब डिराइव करोगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, तो 2 पाई की जगह k आएगा वहां पर, ठीक है। वैसे ही अगर काइनेटिक एनर्जी का डिफाइन करने गए हाफ ऑफ mv स्क्वायर विद द डायमेंशनल अप्रोच, तो हाफ नहीं आएगा वहां पर, k आएगा। तो k की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यही क्या बन जाता है, इसके कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, यहाँ पर डायमेंशनल अप्रोच के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं? जल्दी से लिमिटेशंस लिख रहे हैं। पहला लिमिटेशंस, we cannot distinguish, पहला, the physical quantities having similar dimension, है ना। जैसे कि अभी हमने करा था एनर्जी और वर्क डन, दोनों अलग अलग क्वांटिटी होती है पर उनके डायमेंशंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। यहाँ पे वर्क, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों के डायमेंशन सिमिलर होते हैं, तो आप अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये वर्क के लिए दिया है या एनर्जी के लिए दिया है या फिर टॉर्क के लिए दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, it is unable to derive the formula having addition and subtraction in them, है ना। ये सिर्फ उन फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है जहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड आ रहा है। इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं करा जा सकता v इक्वल्स टू u प्लस ए टी या फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो गिने चुने ही फॉर्मूले होते हैं फिजिक्स में जहां पर एडिशन आता है, बाकी मैक्सिमम फॉर्मूले से मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। तो ये फॉर्मूले को आप डायमेंशनल फॉर्मूले से डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। It is unable to derive the formula which have two physical quantities of same डायमेंशंस। जैसे कि मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं किसका, सिलेंडर का, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। R का डायमेंशन भी लेंथ का होता है, H का डायमेंशन भी होता है लेंथ का, ठीक है। तो जिन क्वांटिटीज के सिमिलर डायमेंशन होंगे वो डायमेंशनल एनालिसिस से डिटरमाइन
नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट, the method of dimensional analysis is cannot be applied to a physical quantity having dependency on more than 3 quantities। ये भी इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। आप सिर्फ उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डिफाइन कर पाओगे जो सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। जैसे कि अभी हमने लिया था पोटेंशियल एनर्जी वाला mgh, ठीक है, कोई ऐसा बड़ा फॉर्मूला आ गया जैसे h = 2 cos θ / r rho g, वो आप इसकी मदद से डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो 3 का लिमिटेशन है। 3 से ज्यादा पे अगर डिपेंडेंसी हो रहा है तो इट इज अनेबल टू आइडेंटिफाई। लास्ट और फाइनल वाला लिमिटेशन, इट डज नॉट गिव द values values of any constant numerical value and trigonometric function, है ना। अगर किसी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो उसका वैल्यू डिफाइन नहीं करता है। जैसे कि आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लो, ½mv², हाफ नहीं आने वाला, ये 1/2 अगर टर्म नहीं आएगा। सेकेंडली आप बोल दो h = 2t cos θ / r rho g, cos θ वाला टर्म नहीं आएगा। एक और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पेंडुलम का, दैट इज 2π√L/g। तो ये 2π का वैल्यू नहीं देता, कांस्टेंट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका वैल्यू डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, तो दिस आर माय लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ऑल्दो इसका बहुत सिग्निफिकेंट यूज होता है। चलिए, यहाँ पर हमारा ये डायमेंशनल वाला पार्ट खत्म होता है। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंड ऑफ एंड एरर्स। थैंक यू एवरीवन।